हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं माह नवंबर असाइनमेंट 4 विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का उत्तर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। प्रश्न क्रमांक पहला, बंद अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है? उस अर्थव्यवस्था से जिसमें आर्थिक गतिविधियां देश की सीमा तक ही सीमित रहती है। ऐसी अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से कोई संबंध नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में बंद अर्थव्यवस्था वाले देश के सामने न तो आयातों के भुगतान की समस्या होती है और न ही निर्यातों से प्राप्त होने वाली आय की समस्या होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में विदेशी ऋण न तो लिया जाता है और न ही दिया जाता है। ऐसी दशा में बंद अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह के 4 घटक होते हैं। पहला होता है आपका पारिवारिक आय, फिर दूसरा होता है उत्पादन क्षेत्र की आय, फिर इसका तीसरा होता है आपका सरकार वाला आ जाएगा, फिर चौथे में आपको बताना होगा पूंजी बाजार के बारे में। तो ये चारों पॉइंट को ब्रीफ में समझा देना है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं? आय के चक्रीय प्रवाह का इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व को बताना है। आय के चक्रीय प्रवाह से आशय मुद्रा एवं पदार्थ तथा सेवाओं के निरंतर प्रवाह से है। आय का चक्रीय प्रवाह अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि परिवार, फर्म, सरकारी क्षेत्र से जुड़ा रहता है। उदाहरण के लिए फर्में पहले आय सृजित करती है, तत्पश्चात ये आय परिवारों में साधन सेवाएं प्रदान करने के लिए वितरित किया जाता है। अंत में वही आय फर्मों के पास वापस आ जाती है। यही आय का चक्रीय प्रवाह कहलाता है और इसका महत्व होता है राष्ट्रीय आय का अनुमान। देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने में मुद्रा प्रवाह का बहुत उपयोगी होता है। अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली, उसके बाद है आपका मौद्रिक नीति का महत्व, राजकोषीय नीति का महत्व, असंतुलन समस्याओं का अध्ययन। तो ये चक्रीय आय प्रवाहों का महत्व दर्शाने वाले कुछ बिंदु थे। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक तीसरा, राष्ट्रीय आय की गणना करना। यहाँ पर वेतन, किराया, लाभ, ब्याज, उपभोग, सकल घरेलू उत्पाद करोड़ों में यहाँ पर दिया गया है। और इसका राष्ट्रीय आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय का जो फॉर्मूला होता है वेतन एवं मजदूरी प्लस आपका किराया प्लस लाभ प्लस आपका ब्याज होता है। तो वेतन आपका 30,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ का आपका किराया, 10,000 लाभ, ब्याज आपका 10,000 है। इसका योग हो जाएगा 60,000 करोड़। उसके बाद व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय की जाने वाली सावधानियों का वर्णन कीजिए। तो पहला है स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन में रखे हुए भाग को राष्ट्रीय आय से जोड़ा जाता है। उत्पादकों के स्वयं के भवन पर आरोपित किराया निश्चित अंतिम उपभोग का एक भाग होता है, अतः इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। हस्तांतरण भुगतान जैसे कि पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता आदि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। पुराने माल पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अंशों के ऋण पत्रों, बैंक जमाओं, बचत प्रमाण पत्रों पर किए गए विनियोग को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। व्यय विधि पर हमें बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद मूल्य प्राप्त हो जाता है। इससे विदेशी से प्राप्त होने वाले शुद्ध आय को जोड़ दे तो हमें बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से शुद्ध प्रत्यक्ष करों को घटा दे तो साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है बाजार मूल्य पर विशुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में बताना। नेक्स्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के बारे में आपको इस तरह से आपको लिखना है। और उसके बाद है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। और भी आपको जो भी ज़रूरतें हो
तो आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। हाफ ईयरली एनुअल एग्ज़ाम जिसकी भी आपको नीड हो उनके बारे में हमें बताएं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।